औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा आज का सेशन अब हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं कि जी अब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको जब दिल करे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक हम नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें दो स्पेशल एरियाज़ हैं। एक तो फंड रेजिंग मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ के लिए ख़ास तौर पे, और यूनिवर्सिटीज़ का चूँकि आजकल बजट आउट हुआ है तो इसलिए उनको भी इसकी ज़रूरत है बड़ी सा। और दूसरे नंबर पे डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दो खास एरियाज़ हैं। ये मतलब ट्रेनिंग के अंदर ये दो मेजर एरियाज़ होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कंसल्टिंग की बात की और टर्न अराउंड मैनेजमेंट की बात की, वहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की बात करेंगे। वो 25 से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप में से अगर कोई किसी को रेफ़र करना चाहें या कुछ करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको डिटेल इसकी भिजवा दूँगा। अच्छा जी, हम अब हमारे 2 दिन रह गए हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम दोनों दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लें टर्न अराउंड मैनेजमेंट पे, डूबी हुई कंपनीज़ को रिवाइव करने पे, और उसके जो फार्मूलेज़ हैं, उसकी जो चंक्स हैं या ट्रिक्स हैं उसकी, या जो उसकी बहाली की सूरत हाल हो सकती हैं। हमने शुरू में पाकिस्तान रेलवे को भी डिस्कस किया, हमने शुरू में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को भी डिस्कस किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी डिस्कस किया, टेक्सटाइल सेक्टर को भी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डिस्कस किया, वाटर को भी हमने डिस्कस किया, और इसके जितने भी एरियाज़ हो सकते हैं जिनको हमें रिवाइव करना चाहिए। तो इसकी कुछ ख़ास फार्मूले कह लें आप कि जब हम इसको डिस्कस करते हैं किसी भी कंपनी की, डूबी हुई कंपनी को सीधा करने के लिए, तो एक तो ये है कि मैं बाय द बुक आपको पढ़ा दूं जो किताब में लिखा हुआ है, उस पर शायद आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और किताब आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको खोलें और पढ़ लें। उसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ देसी तरीके से बिल्कुल आम फहम लैंग्वेज में, जिसमें हम अभी भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे हम किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं और हम गपशप लगा रहे हैं, इसी टोन में अगर मैं आपको ले जाऊं उस लेवल पे कि जिसमें आप खुद एनालिटिकल हो जाएं कि अगर किसी सिक यूनिट का रिवाइवल है तो उसको कैसे देखना है। इवन उसमें यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, या कोई इवन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि सक्सेसफुली नहीं चल रहा। तो और हमने कॉरपोरेशंस की बात की थी जिसमें पाकिस्तान रेलवे, पीआईए, पाकिस्तान स्टील और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं, और बहुत सारी और शामिल होने को तैयार हैं जो कि पब्लिक में नहीं है, पर्दा आम पे नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इसमें 2-3 गुर की बातें मैं आज आपसे शेयर कर लेता हूं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जब आप किसी इंडस्ट्री को रिवाइव करने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कंसल्टेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें वो 3 चीज़ें कम से कम देखे कि जो उसके ज़वाल की वजह हो सकती हैं, और उसके फेलियर की वजह हो सकती हैं, और उसके रिवाइवल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं। ठीक है ना। कोई एक इंडस्ट्री अगर हम पकड़ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेल्थ केयर सेक्टर को पकड़ लेते हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इट्स अ टोटल डिज़ास्टर, टोटल फेलियर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आप हालत देख लें, वहाँ पे करप्शन देख लें, वहाँ पे दवाइयाँ बाहर जाके बिकती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं ऑफिस टाइम के बाद, बाज़ जगहों पे तो हॉस्पिटल के टाइम में भी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग एक एरिया है, और उसमें आप जब एनालाइज करते हैं ना तो फिर आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप अपनी जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, या जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं, या जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, उसका आप एक एनालिसिस कर लीजिए कि आपने फर्ज करें अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कैसे बेहतर बनाना है। अच्छा, बेहतर बनाने के यार्डस्टिक्स क्या हैं?
क्या आपने उनकी बिल्डिंग्स बेहतर बनानी है, क्या आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स को ज़्यादा इंटेक लेना है, क्या आपने नंबर ऑफ बेड्स उसके जो हैं वो बढ़ाने हैं, या आपने लोगों को सेहतमंद रखने के लिए कोई स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, आपने लोगों की जो हेल्थ केयर की प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, प्रोसीजर्स हम कहते हैं, उनको आपने बेहतर करना है, या आपकी मुराद क्या है? क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सेगमेंट को, इंडस्ट्री के किसी सेक्टर को रिवाइव करने की बात करते हैं, तो उसके उसके जो अलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलाइड उसकी जो इंडस्ट्री होती है, उसको भी एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर सीमेंट इंडस्ट्री को ठीक करने की बात करेंगे, सीमेंट कहाँ इस्तेमाल होता है? कंस्ट्रक्शन में, रियल स्टेट में, तो हमें रियल स्टेट को भी साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। इसी तरह हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री, हेल्थ केयर की मिनिस्ट्री। आप फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ड्रग इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है 700 के करीब कंपनीज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा, फिर इसमें अनफेयर मीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, करप्शन जो है वो सिर्फ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हॉस्पिटल की करप्शन, वो नहीं होती। करप्शन में मिलावट शुदा दवाइयाँ हो सकती हैं, करप्शन में ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिख देना हो सकती हैं, या एथिकल करप्शन में आ रहा है। करप्शन में आपको उतने टेस्ट की ज़रूरत नहीं है जितने टेस्ट आपको लिख के दिए जाते हैं। करप्शन में इवन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या गुड गवर्नेंस वाले जो मुल्क हैं, अगेन आपको ये मैं कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूँ ताकि आप जब भी इस लेवल पर जाएं तो फिर आप खुद स्टडी करें इसको। आपने टूथपेस्ट का ऐड देखा होगा, उसमें टूथ ब्रश जो है उसके जो फाइबर्स हैं उसके ऊपर पूरी लेयर उसकी ट्यूब की बिठा दी जाती है क्रीम की। आपको हैरत होगी सुन के कि क्रिमिनल है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे एक मटर के दाने के बराबर, ठीक है ना, से ज़्यादा अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्रिमिनल है। वो आपके मुंह के लिए, आपके पूरे चैम्बर के लिए, और फिर आपकी अंतड़ियों के लिए उससे ज़्यादा अगर आप ये ले लेते हैं, क्योंकि इनटेक तो अंदर भी जाता है बहुत सारा, तो आप साफ़ कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ उसके जो केमिकल्स हैं वो आपके मुंह में भी रहते हैं और मुंह के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। 6 साल का बच्चा जो है उससे कम अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये क्रिमिनल है, जुर्म है दुनिया में। लेकिन आप हमारे मुल्क में देखें तो ये हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता ही नहीं है। जब हमें इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता नहीं है तो हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए फिर उसकी बेसिक्स पे जाना पड़ता है। तो जैसे हमने शुरू में जब हमने कंसल्टिंग शुरू की थी तो हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया था, एंड दैट फिनोमेना वाज कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैं एजुकेशन को इंडस्ट्री तो नहीं कहता, मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं हेल्थ केयर को एक सेक्टर कह लेता हूँ, सॉरी एजुकेशन को एक सेक्टर कह लेता हूँ। एजुकेशन सेक्टर का अचीवमेंट क्या है, यार्डस्टिक्स क्या है, आपने नापना कैसे है हेल्थ केयर सेक्टर को? तो उसको नापने के लिए आपके पास नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट टीचर रेशो हो सकती है, स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो हो सकती है, क्लासरूम या चेयर्स की रेशो टुवर्ड्स स्टूडेंट्स हो सकती है, वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो एरियाज हैं, इन सारे एरियाज को आप यार्डस्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हम हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं तो किसी डूबे हुए हेल्थ केयर सेक्टर को रिवाइव करना है आपने, तो वो पैरामीटर्स क्या होंगे उसको मेजर करने के, उसको नापने के, ठीक है ना। तो नापने का जो स्केल है वो आपको असर्टन करना होगा। अब हॉस्पिटल्स में 2-3 एरियाज होते हैं, नंबर ऑफ बेड्स पर कैपिटा, पर 1000 कह लें आप या पर लाख कह लें आप। इस तरह नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ पैरामेडिक्स। अच्छा, कितने दिन आपका पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में रहता है, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी आपके जो पेशेंट्स की एकोमोडेशन है वो कितने दिन की है, आपकी जो पर नाइट स्टे है, कमरे जो प्राइवेट रूम्स होते हैं उनका रेंटल क्या है। आपको हैरत होगी कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो रेंटल है वो मैरियट और सरीना के कमरों से ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली।
आईसीयू में तो आप कह सकते हैं कि जी वहाँ बहुत सारे गैजेट्स लगे होते हैं, क्वालिफाइड 2 से 3 पैरामेडिक्स होते हैं जो इन एरियाज को, इस हॉस्पिटल के इस कमरे को, आईसीयू को, सीसीयू को, या जो भी इंटेंसिव केयर का डिपार्टमेंट हो सकता है, कमरा हो सकता है, वार्ड हो सकता है, उसको वो केयर करते हैं। लेकिन एक जनरल केस में, एक वार्ड में, एक शिफ्ट में आपने एक कमरे में शिफ्ट कर दिया एक पेशेंट को, वहाँ पे उसने सिर्फ स्टे करना है, 7 दिन रेगुलर चेकअप्स होने हैं, तो 30,000 रुपये किराया उसका। और अभी आप देख लें कोविड के सिलसिले में 2.5 लाख रुपए हैं। अगेन मैं करप्शन को टोटलिटी में क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी एथिकल करप्शन की भी हमने डिस्कस कर ली कि वो टेस्ट जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो मेडिसिन जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ट्रीटमेंट जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप लिखते हैं या आप कहते हैं या आप खौफजदा करते हैं पेशेंट को, तो ये भी क्रिमिनल है, एथिकल क्राइम है ये। तीसरे नंबर पे आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कम से कम मेडिसिन, कम से कम एंटीबायोटिक, ये कामयाबी की दलील समझी जा रही है ग्लोबल। और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में हो रही हैं। आपकी मर्जी है कि आप वो वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस ले लें, या आप इंडिया का मॉडल उठा लें, या बांग्लादेश का मॉडल उठा लें, या पाकिस्तान का फटीचर तरीन जो मॉडल है वो आप उठा लें और उसके मुताबिक अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रिवाइव करें। इसी तरह जो आपका सॉल्ट है, जिसको फार्मूला कहते हैं दवाइयों का, मेडिसिन का, आपका जो वो सॉल्ट है वो मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था कि कंपैरेटिव जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, 10 रुपए से लेके और 1,000 रुपए तक की वो दवाई अवेलेबल है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी शायद दुनिया में नहीं है, हमारे यहाँ अवेलेबल है। और मज़े की बात यह है कि बाय एंड लार्ज ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो 1,000 रुपए की दवाई है वो अच्छा असर करेगी, 500 वाली कम अच्छा करेगी, यानी आधा अच्छा करेगी, और 100 रुपए वाली जो है वो 1/10 अच्छा करेगी। ऐसा नहीं है। वो आपकी ब्रांडिंग पे है, आपकी डॉक्टर्स के नुस्खे लिखने पे है, डॉक्टर्स को आप जो ब्राइब देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, कैश में रिश्वत होती है, एयर कंडीशनर्स या गाड़ियाँ या इस तरह के जो गिफ्ट्स देते हैं, वो सारी चीज़ें क्रिमिनल है। इस बेस पे अगर कोई दवाइयाँ लिखी जाती हैं तो अब आपने हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग को हर लिहाज से देखना है। क्या एक्सपर्टीज अवेलेबल है? आई एम सॉरी, हमारे डॉक्टर्स के पास एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, मेजॉरिटी, एवरेज में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जो पैरामेडिक्स की सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, गैजेट्स और इक्विपमेंट्स जो हैं हमारे पास वो सपोर्टिव नहीं है। अदरवाइज दुनिया में अब ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं कि आपके अगर इंजरी हुई हुई है तो एम्बुलेंस में ले जाते हुए फर्ज करें आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, बाहर फार फ्लंग एरिया से 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लग जाते हैं पेशेंट को वहाँ तक, हॉस्पिटल तक, या जो सीरियस आपका जो एरिया है, डिस्पेंसरी सीनियर हो सकती है या कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, वहाँ तक पहुँचाने में अगर इतने घंटे आपके ज़ाया हो जाते हैं तो पेशेंट को आपने फर्स्ट एड कैसे देनी है, आपने उसको बचाना कैसे है, आपने उसके, अगर कोई हड्डी टूट गई है या उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हुआ है या उसका कोई ये स्पाइनल पूरा या खोपड़ी उसकी जो है वो इंजर्ड हो गई है, तो क्या आपको ये मालूम है कि आपने एम्बुलेंस में उसको किस रुख पे लिटाना है, उसमें फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आपने इंजेक्ट करनी है एम्बुलेंस में, क्या। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है, जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव हमारी बात हो रही है, और अगर आप मेरे मोबाइल के थ्रू या बहुत सारे गैजेट्स एम्बुलेंस में आप फिट कर दिए गए हैं, एम्बुलेंस में एक कैमरा लगा हुआ है, उसमें पैरामेडिक स्टाफ जो एम्बुलेंस में फर्स्ट एड देख रहा है वो अपने कैमरे से कनेक्टेड है टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम डॉक्टर, सर्जन, और वो उस क्रिटिकल पेशेंट को गाइड कर रहा है कि इसका सर ऊंचा रखो, या अगर पैरों में कोई इंजरी हुई हुई है तो खून ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो जाए, इसके पैर ऊपर रखो, जो भी गाइडेंस उसको देनी है। अच्छा, हमारे पास एम्बुलेंसेस अच्छी क्वालिटी की नहीं है जिसमें ये सारी गैजेटरी हो, हमारे लोग ट्रेंड नहीं हैं, हमारे पास ट्रेंड लोगों की वैसे कमी है, लोगों की भी कमी है, पैरामेडिक स्टाफ जिसको हम नर्सिंग और पैरामेडिक्स कहते हैं उसकी भी कमी है, हमारे पास डॉक्टर ज़्यादा हैं और ये कम है, ये कैडर कम है। इसके अंदर बेइंतहा जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हम कम से कम कोई 5 लाख के करीब पैरामेडिक्स को एक साल में पाकिस्तान में वॉर फुटिंग पे डेवलप करके अगर उनको डिसमेंटल कर दें
या इंस्टॉल कर दें, इनको आई मीन हॉस्पिटल में एम्प्लॉय कर दें, तो भी हमारे हॉस्पिटल्स में जगह खाली रहेगी। हमारे क्लिनिक्स में जगह पूरी नहीं है। तो हमें अपने इन एरियाज़ को डेवलप करना है। तो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग में आपने नंबर ऑफ बेड्स की बात की, आपने हॉस्पिटल्स की मशीनरी की, इक्विपमेंट की बात की। अच्छा, फिर इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गया है कि जो आपकी हड्डियों को देख लेता है बगैर ऑपरेशन किए हुए। जैसे एक्सरेज होते हैं, इसी तरह आपकी जो हड्डियों की थिकनेस होती है, बच्चों के अंदर ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। अल्ट्रासाउंड की लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं, जो MRI की स्कैन आ गए हैं, और इस तरह बहुत सारे नए टेस्ट आ गए हैं। अब वो जितना जितना आप उनके साथ अवेयर होंगे, उतनी आपकी डायग्नोस्टिक की जो क्रिटिकल कंडीशन है वो बेहतर होती चली जाएगी। अभी तो बाज़ केसेस में तो ये होता है कि आपके डायग्नोस्टिक जो है वो 5-5, 6-6 टिल्ट करते हैं, चेंज करते हैं डिसीजंस को। कभी वो कहते हैं जी इसको स्पाइन का मसला है, फिर वो कहते हैं जी इसके पट्ठों का मसला है, फिर वो कहते हैं जी इसकी हड्डियों का मसला है, फिर वो कहते हैं जी कि इन तीनों चीज़ों का मसला है, फिर आर्थराइटिस का मसला है, और फिर उसके साथ साथ एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक और कमजोरी हमारे पाकिस्तान में जो बहुत चैलेंजिंग है, वो ये है कि एक ख़ासतौर पर अबव 40 जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जब आप ट्रीट करते हैं तो उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। उसको डायबिटिक भी है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, और ये तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे की वजह से होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब एक डॉक्टर ने इन तीनों को अलाइन करना है कि इन तीनों में आपने जो मेडिसिन खानी है, क्या वो एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, क्या ये तीनों की मेडिसिन खा के आपके किडनीज को तो नुकसान नहीं हो रहा। इसके अंदर नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जिसके जिसके रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है हमारे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, हमारे कंसल्टेंट्स को, स्पेशलिस्ट को, जो मेडिकल मेडिसिन के कंसल्टेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब उनके ट्रेनर्स की ज़रूरत है बड़ी सख्त, कि इतने सारे ट्रेनर्स आपको चाहिए। पैरामेडिक्स के 5 लाख लोग आपने ट्रेन करने हैं, तो 20-25 के ऊपर एक ट्रेनर होता है। TOT जो है, ट्रेन द ट्रेनर, वो आपने डेवलप करने हैं। तो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग एक मल्टी फैसेट एरिया है। ये मैंने एक एरिया को खोला है अभी। इसी तरह आप जब एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो उसको खोल देंगे। इसी तरह जब आप एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर में बीज से लेके, खाद से लेके, इरिगेशन के सिस्टम से लेके, मैकेनाइजेशन से लेके कि आपने मशीनें कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है बुआई के लिए, बीजने के लिए, उसके बाद कटाई के लिए, उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए, और उसके बाद पैकेजिंग के लिए ऑटोमेटिक पैकेजिंग करनी है या आपको लॉन्ग टर्म पैकेजिंग करनी है, किसी दूर जगह भिजवाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर आपने वायरसेस से बचाना है, जैसे आजकल टिड्डी दल का हमला हुआ है, तो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, बेसिकली एग्रीकल्चर का एक फील्ड है जिसके अंदर आपको इसको मैनेज करना है। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग पे बात होगी। जब आप बात करेंगे एनर्जी पे, जब आप एनर्जी पे बात करेंगे तो एनर्जी पे आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या 17,000 मेगावाट जो पैदा हो रहा है उसका इस्तेमाल ठीक कर लें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप उसकी प्रोडक्शन 17 से 35 पे ले जाएं, डबल कर दें, तो क्या आपके मामला हल हो सकते हैं। आपका जो पुअर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर करके आप चलेंगे। या बारिश होती है तो आपका एकदम नुकसान शुरू हो जाता है, कराची में और दूसरे शहरों में आपके फीडर्स जो हैं वो उड़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स आपके उड़ जाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जब के इलेक्ट्रिक के ऊपर 7-8 लोगों के कत्ल का केस बना हुआ है कि उन्होंने जो तारें गिरी थी और उससे नुकसान हुआ था। तो हर एरिया में फिर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है। जिस तरह हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात होती है, रोड्स के ऊपर आपके रोड एक्सीडेंट्स की बात होती है, फैक्ट्रियों में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की बात होती है, और हॉस्पिटल्स में आपको फिर सर्जरीज के अंदर प्री एंड पोस्ट सर्जरी आपके जो हैंडलिंग है उसकी बात होती है। सबसे बड़ी बात कि इन सारे एरियाज में काउंसलिंग की भी बात होती है कि आपने एक हाउस होल्ड को, या पाकिस्तान में फर्ज करें 22 करोड़ लोग रहते हैं, तो 7-8 करोड़ घर हैं पाकिस्तान में, जिसमें कि मल्टीपल लोग भी रहते हैं, एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलियां भी रहती हैं। तो आप 10 करोड़ ज्यूम कर लें कि घर होते हैं 22 करोड़ लोगों के लिए, या 8 करोड़ कर लें।
8 करोड़ लोगों को अगर ये सिखा दिया जाए कि आपने किस वक्त लाइट बंद करनी है, कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है, आपने एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो आप 17,000 मेगावाट को ही बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी मशीनें बन रही हैं, नई वॉशिंग मशीनें बन रही हैं, एयर कंडीशनर बन रहे हैं, गांव देहात में चले जाएं तो इलेक्ट्रिक मदानियाँ बन रही हैं, पानी की मोटर जो पानी पंप करती है वो एफिशिएंट आनी चाहिए, पानी के कूलर्स चल रहे हैं, डेजर्ट कूलर चल रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पहले वो इतना बड़ा एक पंप लगता था, अब उन्होंने सिंपल इस साइज का एक मेरा ख्याल है 1 एम्पेयर भी नहीं लेता होगा, लेस देन हाफ एम्पेयर, उसका वो लगा दिया, प्लास्टिक का जो एक छोटा सा पाइप लगा दिया जिसका काम सिर्फ उसको वेट रखना होता है। डेजर्ट कूलर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पंजाब में। सो एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर आप आते हैं तो आप इन एरिया से इस तरह देखते हैं, और फिर आपको बहुत क्रिटिकल एरिया में अगर जाना है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है आपका, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है आपका, अगर आप और ज़्यादा आर्टिफिशियल उस पर चले जाते हैं साइंटिफिक चीज़ों में, तो फिर आपके जो KRL है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, स्पार्को है, कामरा का एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है आपका, मिराज रिबिल फैक्ट्री है आपके, JF थंडर 17 है, मशाक हैं। फिर उस लेवल पे जब आप उसकी उस पे जाते हैं, मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये जो आपको भी मैं भेजता रहता हूँ, आई डोंट नो आप पढ़ते हैं उसको या नहीं पढ़ते, या अभी आपने उसको एक डंप करके रखा हुआ है। 70% टाइम बचना शुरू हो गया है, बचाना शुरू कर दिया है वॉल्वो के जो लॉन्ग व्हीकल्स हैं ना, बड़े लंबे जो ट्राले होते हैं, टैंकर होते हैं, जो दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा सामान रोड पे मूव करते हैं, उनकी जो पीरियडिकल मेंटेनेंस होती है, कुछ टाइम पीरियड के मुताबिक होती है, कुछ नंबर ऑफ किलोमीटर्स के मुताबिक। व्हीकल्स को आमतौर पर नंबर ऑफ किलोमीटर्स के साथ मेजर किया जाता है, इतने हज़ार किलोमीटर के बाद इसके टायर बदल दो, इतने हज़ार के बाद ऑयल बदल दो, इतने इंजन ऑयल बदल दो, गियर ऑयल बदल दो, और उसके बाद इसकी ओवरहॉलिंग जो है वो 3 लाख किलोमीटर के बाद होनी है, वगैरह वगैरह। तो वॉल्वो की जो प्राइम एक सर्विस स्टेशन हैं, उस पे उन्होंने एक मशीन इंट्रोड्यूस कराई है मैकेनाइज करके, और वो डायग्नोस्टिक्स को इतने बेहतर तरीके से मैनेज करती है कि 70% टाइम जो है टेक्नीशियंस का उस वॉल्वो के ट्रक को मेंटेन करने का रिड्यूस हो गया। अब फर्ज करें वो दिन में 10 ट्रक देखते थे, तो अब आप देखें तो वो 70 ट्रक देख सकते हैं दिन में। इसी तरह रेलवे की बोगियां बनाने का सिस्टम है, तो प्रोडक्शन आपकी जो है वो रिफाइन हो सकती है। 10,000 जीन्स जो हैं पिंडी भटिया में जो फैक्ट्री लगी हुई है लीवाइस की, उसमें फर्ज करें 1 घंटे में 10,000 जीन्स बनती हैं, हम 20,000 बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? एक फैक्ट्री में एक शिफ्ट चलती है, अगर वही मशीनरी उनकी 3 शिफ्टों में चलती है, तो उसके कितने फ़ायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, बिजली और गैस का जो यूटिलाइजेशन होगी वो कितनी होगी, और जो क्वालिटी दिन में आती है वो रात की अंधेरे में रोशनी तो होती है, लेकिन रात की रोशनी और होती है, दिन की रोशनी और होती है, तो स्टिचिंग में उसका एक इम्पैक्ट आता है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है। इसी तरह जो शुगर मिलें हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं बड़े, या बजरी की जो बड़े बड़े थ्रेशर, ये जो हैं क्रशर लगे हुए हैं, इसको मैनेज करना है, तो क्या यही अल्टरनेट सोल्यूशन है? फिर इनोवेशन में मैं एक इनोवेशन शेयर कर लेता हूँ। आज से 10-12 साल पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बच्चियों ने एक बिजनेस प्लान कंपटीशन में मोटरवे की तरह जो GT रोड्स और मोटरवे बड़े बड़े रोड्स हैं, इनको रीकारपेटिंग करने का जो कॉन्सेप्ट आया, ये उन बच्चियों ने एक आइडिया इजाद किया कि पहले हम क्या करते थे कि जो रोड बनी हुई होती थी, क्योंकि रोड के ऊपर रोड के ऊपर रोड के ऊपर रोड बनाते हैं ना, तो रोड की हाइट ऊपर चली जाती है, तो फिर आपके जो साइड पे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, वो बारिश का पानी जो है उनको जाके तंग करता है, और उनकी, और एक के ऊपर एक जब दूसरी आप बना देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ आपस में 2 लेयर्स की नहीं बनती। उसको क्या करते हैं कि ग्रेडर से पहले उतार के फेंकते हैं, फेंकते थे इस 12 साल से पहले, और उसके बाद वो डंपर लेके जाते थे उठा के, और शहर से बाहर कहीं खड्डों में, बड़े बड़े खाइयों में जाके फेंक देते थे, या मैदानी इलाके हैं तो डंप लगा देते थे जाके। यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने थोड़ा सा आगे ईदी ट्रस्ट की तरफ ग्रीन बेल्ट के अंदर इसी तरह का डंप किया हुआ है, कंक्रीट उठा के।
उन बच्चियों ने आइडिया दिया कि जी इस कंक्रीट के जो पीस आप इसके जो डामर के पीस आप निकालते हैं, बनी हुई सड़क को तोड़ के दोबारा से बनाते हैं, आप अगर इसको दोबारा से एक हीट ट्रीटमेंट दे के पिघला लें और इसके अंदर कुछ मटेरियल रेत और बजरी थोड़ी सी और ऐड कर दें, डामर थोड़ी सी और ऐड कर दें, तो ये आपकी एक लो कॉस्ट में एक बड़ी अच्छी आपकी रीकारपेटिंग हो जाएगी। अभी ये पिछले PMLN के पिछले दौर में जो पूरे FWO ने पूरे कराची से लाहौर से इस्लामाबाद तक की मोटरवे की जो रीकारपेटिंग की है, अभी मेरा ख्याल बाय एंड लार्ज तकरीबन कंप्लीट हो गई है, शायद एक आध कोई पैच बीच में से रह गया हो। तो उसमें ये वाला फार्मूला उन्होंने लगाया। आपने देखा होगा उनके पास एक ग्रेडर है जो काटता है ऊपर की लेयर 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की, डिपेंडिंग के कितना उन्होंने थिक बेड पहले बिछाया हुआ था, उसको वो ले जाते हैं उसमें प्लांट में दोबारा से रिप्रोड्यूस करके और फिर उसको गर्म करके उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करके, तो 90% कॉस्ट बचा ली है। 90% रीकारपेटिंग में आपकी कॉस्ट अगर 100 रुपये आ रही थी तो अब 10 रुपये आ रही है। ये वो एरियाज हैं जो आपने एज ए टर्न अराउंड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सोचने हैं। जिस एरिया में भी आप चाहेंगे, मैं जेनेरिक आपको रख रहा हूँ, अभी मैं किसी एक एरिया में नहीं लेके जा रहा। इसी तरह जैसे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक सिस्टम जो है वो अब बड़ा पॉपुलर हो गया है, और आपकी कॉस्ट की जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की जो टाइम की कॉस्ट है उसको वो बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। थिकनेस आपकी जो है 30 से 40 साल पे चली गई है मिनिमम, जबकि ईंटों की जो आप दीवारें बनाते हैं या घर बनाते हैं उसकी लाइफ 30 साल से ज़्यादा नहीं है। 30 साल के बाद वो घर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये वाला जो बना रहे हैं ये 50 से 60 साल तक उसकी लाइफ बन रही है। उसके बाद एक और एरिया है, आजकल आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में शॉपिंग बैग्स और ये जो चीज़ें हैं इनको आप बुरा समझ रहे हैं और शॉपिंग बैग्स बंद हो रहे हैं। आई एग्री विद दैट, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है ये। समुद्री जानवर जो हैं उनकी मौत हो रही है इससे, और व्हेल मछलियां जो हैं उनके अंदर से टनों के हिसाब से प्लास्टिक निकल रहा है, प्लास्टिक की बोतलें निकल रही हैं, पॉलीथीन निकल रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम, और ये भी एक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में इसको प्रैक्टिस किया था, एंड दिस साउंड वेरी गुड, कि वो मटेरियल जो आप कहते हैं जी 200 साल और 500 साल तक ये पॉलीथीन वगैरह और ये जो हैं शॉपिंग बैग्स, ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है और ये डिके नहीं करता, तो क्यों ना इसको एक अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया जाए। तो किसी एक मुल्क ने 40 किलोमीटर का रोड का एक पैच बनाया इस मटेरियल से, जिसके अंदर कुछ उन्होंने केमिकल्स और भी मिलाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, इसको उन्होंने डाल के, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उस रोड की उन्होंने प्रिज्यूम की है वो 200 साल है। अब ये वो इनोवेशंस हैं जिसको कि आपको मैनेज करना है। इसी तरह लकड़ी का अल्टरनेट आपने देखा, चाइना ने बहुत सारे चीज़ें सिंथेटिक में ले गए हैं, लकड़ी के दरवाजे नहीं बनते अब वहाँ पे, किसी और मटेरियल के दरवाजे बनते हैं। इसी तरह जो रिफर्बिश करना किसी चीज़ों को है, बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं अब कि जिनको आप लेके जाते हैं, जैसे गाड़ियों के ब्रेक शू होते हैं, जब उसके क्लच प्लेटें होती हैं तो उसमें जो लोहा है वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट होता है, सिर्फ ऊपर जो लेदर की लेयरिंग होती है वो खराब होती है। अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए तो आपके जो लोहे की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो हो जाती है। बैटरियों के अंदर 95% लेड जो इस्तेमाल होता है वो रिसाइकल्ड ही लेड इस्तेमाल, लेड दुनिया में जितना भी बना हुआ है वो बरामद हुआ है या खुदाइयाँ कर करके उसमें से निकल रहा है दुनिया भर में। तो लेड ऐसी चीज़ है जो ज़ाया नहीं होती। पुरानी बैटरियां हैं उसमें से वो लेड निकाल के पिघला के दोबारा से 95% यूटिलाइज कर लेते हैं, और सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो लेड की ही होती है बैटरी में। तो दुनिया भर में बैटरीज को रिसाइकिल करना भी एक बड़ा आर्ट है, बड़ा फन है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप किसी भी सेक्टर को रिवाइव करने जाते हैं तो आप उसकी 3 चीज़ों को देखते हैं कि उस सेक्टर का कस्टमर कौन है, उस सेक्टर का रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और उस सेक्टर की प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। ठीक है ना। और हम जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो जो पेशेंट है बेसिकली वो पे करता है आपको। कुछ सेक्टर्स उसके ऐसे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या हेल्थ केयर में जिसके लिए कुछ और लोग पे करते हैं, अदरवाइज आपका जो मेन उसमें पेमेंट मास्टर है वो आपका पेशेंट है। यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट है, ऑल्दो के यूनिवर्सिटियों को ग्रांट्स भी मिलती हैं, फंडिंग भी मिलती है,
और लेकिन जो एक्चुअल कस्टमर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसको लुग़वी मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो आपका जो प्राइम पर्सनैलिटी है वो स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा समझा जाता है। हमने टीचर की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन टीचर का काम क्या है कि उसने वो कुम्हार की तरह जो बर्तन बनाता है, ठोक बजा के उसको चेक करता है, फिर उसको भट्टी में डालता है, और जो बिल्कुल फाइनल बच्चे उसमें से जो बर्तन बिल्कुल अपनी शेप लेके बाहर आते हैं, पक जाते हैं, उनको फिर वो मार्केट में लेके जाता है। बाकियों को वो ठोक बजा के रिजेक्ट कर देता है, किसी के अंदर दराड़ आ जाती है, कोई डी शेप हो जाता है। तो जो टेस्टिंग सिस्टम है स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, वो बिल्कुल कुम्हार की उस कसौटी की तरह है कि वो ठोक बजा के चेक कर लेते हैं क्या ये मार्केट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। मार्केट में किन चीज़ों की ज़रूरत है, मार्केट में किस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को, सोसाइटी को। अब सोसाइटी में इस वक्त 3-4 चैलेंजेस उभर के आ गए हैं। डिजिटलाइजेशन एक चैलेंज आ गया है, घर से बाहर नहीं निकलना एक चैलेंज आ गया है, लेथार्जी एक चैलेंज आ गया है। अब कोविड के बाद 2021 तक दिसंबर में हम इमरजेंसी में चलेंगे, उसके बाद हम इतने लेथार्जिक हो जाएंगे कि हम कहेंगे यार डिजिटल पे चलो, क्लासें पढ़ानी है तो यहीं से पढ़ा लो। मैं अब यहाँ बैठ के 20 किलोमीटर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, मैं कहूँगा भाई मुझसे यहीं से क्लास ले लो। मैं यहाँ से कराची मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं लाहौर मीटिंग में नहीं जा सकता। कल मुझे लाहौर जाना था मीटिंग में, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे एक वाइस चांसलर सखर IBA के जो हैं उनकी डेथ हो गई सुबह, सिद्दीकी साहब की। तो जो जिन रेक्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग थी, वो और मैं दोनों डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह जानते थे और हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनकी बात हम कर रहे थे, तो वो जो रेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ताहिर साहब आप ट्रैवल करके आएंगे, खामखा इतना टाइम भी आपका वेस्ट होगा, 5 घंटे जाने के, 5 घंटे आने के, फिर आपको रात भी रुकना पड़ेगा, तो क्यों ना हम आपसे जूम पे सुबह ही मीटिंग कर लेते हैं। हमारी जो टीम है सॉफ्टवेयर की, वो बैठ के आपको वहाँ से, और आपकी टीम हमारे साथ बैठ के 4-5 घंटे का भी सेशन कर लें तो फिर भी आपके 20-25 घंटे जो हैं वो बच जाएंगे। और तकरीबन 50,000 के करीब मेरी कॉस्ट जो होटल का किराया है, और ड्राइवर है, गाड़ी है, उसकी वियर एंड टियर है, और फ्यूल की कॉस्ट है। तो ये जब मैं 1-2-3-4 एक्सपेरिमेंट अभी कर चुका हूँ, कराची में नहीं गया, लाहौर नहीं गया, और जूम पे बात हो गई है, बहुत सारे रुके हुए काम हो गए हैं, तो 1.5 साल के इस्तेमाल के बाद इन चीज़ों को फिर आप इसके आदी हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, रादर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे मजबूर हूँ। तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, आपको फिजिकली डॉक्टर के पास बहुत कम केसेस में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, या इस कैमरे की तरह आपने अच्छे कैमरे रख लिए हैं, तो आप उन अच्छे कैमरों को इस्तेमाल करके कोई पेशेंट की स्किन दिखानी है, आई का दिखाना है, नोज का है, ENT, टीथ हैं आपके, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप ऑनलाइन कंसल्टिंग पे भरोसा करना शुरू कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप बचना शुरू हो जाएंगे इससे, आप उसको मैनेज करना भी शुरू शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो इन दैट कैपेसिटी आपको थोड़ा सा अगले 5 साल को भी देखना है। तो अगला जो विजन है आपका, उसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एज ए टर्न अराउंड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, कि जो आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, एक तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं ये हर एरिया में आ गई हैं, हेल्थ केयर में आ गई हैं, एजुकेशन में आ गई हैं, लोकोमोटिव में आ गई हैं। आपको हैरत होगी कि अगले 5 साल में 6 लाख ट्रक ड्राइवर जो हैं यूरोप में, वो जॉबलेस होने जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि IoT बेस्ड ट्रक जो हैं वो अवेलेबल हैं। जर्मनी ने 400 ट्रक्स का अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स का, जो इस्लामाबाद से पिंडी का आप कह लें मोटरवे अप्रोक्सीमेटली, उसके ऊपर उन्होंने 400 अनमैन्ड ट्रक्स जो हैं उनका एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब आप जरा इसकी स्टैटिस्टिक्स देखिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के, कि इस एक्सपेरिमेंट से फायदे क्या क्या हो रहे हैं। नंबर 1, एक ड्राइवर और एक उसका हेल्पर, ये कम से कम 2 तो आप देखते थे, लेकिन आइडियली 3 होते हैं, क्योंकि 2 ड्राइवर होते हैं, एक उनका सपोर्ट का बंदा होता है। 2 ड्राइवर बारी बारी गाड़ी चलाते हैं 24 घंटे में, और एक सो रहा होता है, एक जाग रहा होता है, और जो हेल्पर है वो कुछ टाइम सोता है, कुछ टाइम जागता है, दोनों को सपोर्ट करता है, और गाड़ी की मेंटेनेंस, सफाई सुथराई, धुलाई, या गाड़ी में कोई वेयर एंड टेयर होती है तो वो उसको देखता है। तो 12-12 घंटे की 2 ड्राइवर्स की ड्यूटी होती है। ड्राइवरलेस ट्रक, 3 बंदे जो हैं उनको फारिग कर दिया,
कॉस्ट बच गई। एक्यूरेसी ये है कि इंजन आपका बाय द बुक चलेगा कि किस गियर में कितनी आपको सपोर्ट चाहिए, किस गियर में कितनी स्पीड चाहिए, कितनी चढ़ाई में कितनी आपने एक्सीलेटर देना है, वो मशीन चला रही है उसको, ठीक है ना। सो मशीन लर्निंग जो है वो एक बेहतरीन उरूज पे आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उरूज पे आ गई है, आपके फ्यूल की कॉस्ट एफिशिएंसी में चली गई है, आपके टायरों की और इंजन की वेयर एंड टियर जो है वो एफिशिएंसी में चली गई है। सबसे खूबसूरत बात उसमें ये हुई है कि ड्राइवरलेस यानी ह्यूमन इंटरफेस के बगैर जो मैकेनाइज्ड गाड़ियां ट्रक आपके चल रहे हैं, 5 लाख गुना 500,000 टाइम्स एक्सीडेंट की जो रेशो है वो कम हो गई है। उसमें इतने एक्सीडेंट्स कम होंगे अगर आप अस्यूम कर लें कि अगर 3 ड्राइवरों को जॉबलेस करके आप इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं कि आपके 5 लाख गुना एक्सीडेंट की रेशो कम हो जाएगी। अगेन डिसरप्शन के कुछ नुकसान भी होते हैं। 6 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। अब आपने उनको किस जगहों पे, किन जगहों पे रोजगार पे लगाना है, ये एक नया चैलेंज सोसाइटी के लिए, एकेडेमिया के लिए, रिसर्च के अंदर और इंडस्ट्री के लिए कि उनकी यूटिलाइजेशन के लिए आपने क्या करना है। तो सोसाइटी, इंडस्ट्री, एकेडेमिया तीनों के लिए एक चैलेंज आ गया है और इन सब के ऊपर कौन बैठा है? गवर्नेंस, दैट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, सोसाइटी, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, ये 4 पिलर हैं हमारी सक्सेस के, जिन्होंने इस पूरे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और ये मैं एक चीज अभी से डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैस ट्रांजिट सिस्टम या सप्लाई चेन की ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह आपके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है मास ट्रांजिट में, आपके इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है, शहर के अंदर जैसे आपके मेट्रो स्टेशन बन गए, कराची में ग्रीन लाइन लगने जा रही है, वगैरह वगैरह। मैं उसके अगेन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात नहीं कर रहा। मैं जो भी टेक्नोलॉजी लग रही है उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। किसी एक तरफ फायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान होता है, डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जब आप लेके चलते हैं तो डिसरप्शन एक आपने लफ्ज याद रखना है आज के बाद इसको रिसर्च करनी है। दूसरा आपका डिजाइन थिंकिंग है। दोनों एक ही चीज है बाय एंड लार्ज, लेकिन दोनों की डायमेंशन में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बहुत फर्क है। एक का रुख इस तरफ है, एक का रुख इस तरफ है। डिजाइन थिंकिंग में ये होता है कि आप पहले ये सोचते हैं, जैसे मैंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे 2-3 दफा ये बात की है, आज हमारा टॉपिक ये है तो आज मैं उसको पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? एज ए कंसल्टेंट सबसे पहले आपको ये सोचना है। रेलवे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपने ये सोचना है। मास ट्रांजिट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपने ये सोचना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने ये सोचना है। एजुकेशन सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने ये सोचना है। इसी तरह रिटेल मैनेजमेंट से लेके और आपके जो नवादरात हैं या आपकी जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन हैं, आपके जो रिलीजियस टूरिज्म है, हेल्थ केयर टूरिज्म है, आपका सिंपल टूरिज्म है, आपकी स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बज़ाहिर तो हम कहते हैं जी फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरह स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है टूरिज्म को प्रमोट करती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को प्रमोट करती है, एविएशन को प्रमोट करती है, होटल और रेस्टोरेंट के बिजनेस को प्रमोट करती है, सुवेनियर के बिजनेस को। कोई भी बंदा जब किसी टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए जाता है तो उस शहर की चीज़ें खाता है, उस शहर के रेस्टोरेंट चलते हैं, उस शहर के होटल्स चलते हैं, उस शहर में जो टांगे वाले, बग्गी वाले, रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले अगर बांग्लादेश में हैं या भावलपुर में हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा माइल एडवांटेज मिलता है इनकम का, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ साथ अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हेल्थ केयर टूरिज्म एक नई चीज़ आ गई है। इंडिया बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर और कुछ और मुल्क भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। आपने देखा होगा हमारा कोई भी बंदा बीमार हो जाता है वो लंदन चला जाता है, जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो गल्फ के लोग हैं वो मेजोरिटी में ट्रेवल करते हैं इंडिया की तरफ। उसमें उनको और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो सर्जरी की कॉस्ट है, ख़ासतौर पे सर्जरी की और पार्ट रिप्लेसमेंट की, ऑर्गन रिप्लेसमेंट की, वो कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अगर आपने प्रमोट करना है
उसके अंदर आपको नए इनकम रेवेन्यूज भी लाने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने जो नई ट्रेनिंग लॉन्च की है 25 से शुरू हो रही है, उसमें फंड रेजिंग मैनेजमेंट जो है उसके अंदर अगर हम शिफा फाउंडेशन की बात करेंगे या ईदी ट्रस्ट की बात करेंगे, या हम सियालकोट में नारोवाल में जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, आपके पीटीआई में आए हुए हैं सिंगर अबरारुल हक, तो उनका हॉस्पिटल तो चल रहा है लेकिन उनका मेडिकल कॉलेज बैठ गया है। अब उनको कंसल्टेंट की जरूरत है जो इनको मैनेज कर सकें, ठीक है, और उसके साथ उनके हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये सारे एरियाज जो हैं इसमें हम हेल्थ केयर रिस्ट्रक्शन की बात करते हैं और हम डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब फर्ज करें जैसे अभी हमने एक चीज रियलाइज की है कोविड में, देयर इज नो मेडिसिन। कोविड की कोई दवाई नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या तरीका अपनाया कि यार अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर लो। ओके, हमने अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी शुरू कर दी है। क्या ये इम्यूनिटी बेहतर करना सिर्फ कोविड के लिए फायदेमंद है? आंसर इज नो। आप फ्लू के लिए भी कर सकते हैं, जो जनरल आपका फ्लू पुराने जमाने में होता रहा है आपको, जिसके अंदर आप बनफशा पीते थे। आपकी डायबिटीज के लिए क्या सिर्फ दवाइयां खाना जरूरी है? आंसर इज नो। मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। 40 दिन के लिए हज पे गए हमारे एक साहब, यहाँ से गए, वो काफी रिलीजियस थे, वो बहुत ज्यादा डायबिटिक थे और बहुत ज्यादा गोलियों पे थे यहाँ पे। वो जैसे ही वो वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने एक तहिया कर लिया कि मैंने चूंकि 10 किलोमीटर पैदल चलना है रोज, तो मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो मुझे खुराक अपनी बेहतर करनी है। तो खुराक के साथ आबे जमजम में बड़ी बरकत होती है, और आबे जमजम जो है वो उसके बहाने वो पानी का इंटेक उनका ज्यादा हो गया। 40 दिन उन्होंने डायबिटिक की कोई वहां दवाई नहीं खाई, ब्लड प्रेशर की वहां कोई दवाई नहीं खाई। मैं अपना सच्चा आंखों देखा वाकया आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कमांड यहां से दी कि मैं एक रिलीजियस पॉइंट पे आ गया हूं, या मैं एक रूहानी तौर पे उस पर बैठा हूं, और ये 3-4 जो टूल्स मैंने आपको दिए हैं कि 10 किलोमीटर वॉक यहाँ नहीं करते थे, वो वहां उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो मैं जो आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो दोनों जॉइंट मैसेज है, डिजाइन थिंकिंग और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? दवाइयां बंद करके उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने की खुराक ज्यादा अपनी बेहतर कर ली, ठीक है जी। 10 किलोमीटर वॉक शुरू कर दी, आबे जमजम का इंटेक ले लिया। आबे जमजम की जो रूहानी बरकत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इंटेक का मतलब है कि आपने बार बार पानी पीना शुरू कर दिया, और वो भी आबे जमजम। उससे आपके ये तीनों चीजें, आपका डिजाइन थिंकिंग और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आप उसको, ये जितने सेक्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं, एनर्जी मैनेजमेंट से लेके और एग्रीकल्चर से लेके, वाटर से लेके, एग्रीकल्चर की जो वाटर सप्लाई है उसको लेके, यू नेम इट। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर लें, दरख्तों की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें। एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दरख्त लगा दें। आप साइकिलिंग को प्रमोट कर लें, आप धुआं देने वाली गाड़ियां जो हैं उनकी ट्यूनिंग कर लें। मेरा एक मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है यहाँ पे, वो पाकिस्तान का जो पहला बैच तैयार हुआ था सीएनजी पे, साउथ अफ्रीका से जो किटें आई थी, उन ब्राजील से किटें आई थी, उनके ऊपर जो वो साहब ट्रेंड हुए थे, बहुत ही मोतबर, टेक्निकली साउंड और चैंपियन आदमी है। उन्होंने एक किताब लिखी है गाड़ियों की मेंटेनेंस के ऊपर। उनका मैंने किसी दिन इंटरव्यू करना है यहाँ बुला के किसी मशीन पे। उनका कहना ये है कि जी मेरे पास ये स्किल है कि मैं पाकिस्तान की गाड़ियों की इंजन की जो अलाइनमेंट है और ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी कर सकता हूँ कि 1 लीटर पे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मैं आपको माइलेज गेन करके दूंगा। अब आप अस्यूम कर लें कि पाकिस्तान में 1 करोड़ गाड़ियां हैं, ठीक है, बाय एंड लार्ज छोटी बड़ी सारी मिला के। अगर उनका टीओटी वाला मॉडल हम ऑप्ट कर लें तो 1 किलोमीटर पर लीटर जितना हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बचत शुरू हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगी धुएं की, ठीक है ना। इस लेवल पे आपको डिजाइन थिंकिंग की जरूरत है, इस लेवल पे आपको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यूरोप उससे भी आगे चला गया। 2025 यानी 2025 तक यूरोप के अंदर आपको कोई भी ऑयल से चलने वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी उस पर चले गए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, ठीक है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो टर्न अराउंड मैनेजमेंट जो है वो आपको ये तरीके सिखाती है। फिर उसके बाद आप किसी एक चीज के अंदर चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर चले जाते हैं,
तो आपको हैरत होगी सुन के कि एक बैटरी जिसका वजन तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो बैटरी वजन वाली 1000 किलोमीटर कार को चलाती है। ये नई इन्वेंशन हो गई है। अगर उस तरह की 10 बैटरियां लगा दें तो 10,000 किलोमीटर चलाएगी वो, ठीक है ना। डिस्ट्रप्शन, डिजाइन थिंकिंग। अब आपने आज पाकिस्तान में इस हुकूमत में आने के बाद अप्रूवल हुई है, अभी तक प्लांट लगना शुरू नहीं हुआ मेरा जहां तक ख्याल है, पीजो का और फियाट का और 3-4 और कंपनीज का, वो सारी ट्रेडिशनल गाड़ियां तेल वाली लगा रहे हैं। जहालत है। आपको अगले 5 साल और अगले 10 साल की टेक्नोलॉजी जेन में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में अगेन इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, करप्शन की वजह से हमने पैसा दूसरे पॉकेट्स में ज्यादा जाता है, इस मेन स्ट्रीम बिल्डिंग में, मेन स्ट्रीम बिजनेस में नहीं आता। तो जहां तक हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, हमारे एक पार्टिसिपेंट जो हैं उनका एक क्वेश्चन भी था, उसको भी हमने कल या परसों एड्रेस करना है इंशाल्लाह। तो हाउसिंग को हमने एड्रेस करना है, कंस्ट्रक्शन को हमने एड्रेस करना है। ये 2 एरियाज हमारे रहते हैं जिनको हमने इंशाल्लाह एड्रेस करना है। कंस्ट्रक्शन में जहां हम और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वहां हमारा ये वाला एरिया जो है मैकेनाइजेशन का, कि एक घर अगर 6 महीने में बनता है, तो अगर आप फुली ऑटोमेट कर लेंगे तो वो 1 महीने में बन जाएगा। लेकिन 2 नुकसान होंगे, आपकी लेबर कम हो जाएगी, लेबर की यूसेज कम हो जाएगी, तो लेबर जॉबलेस हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है, क्या करना चाहिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में, कि आपने जो प्लॉट लेके डेड इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप प्लॉटिंग पे इन्वेस्टमेंट ना करें, आप कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्टमेंट करें। ये पॉइंट भी है हमारे उस डिस्कशन का। इंडस्ट्री चलेगी 48 डायरेक्टली और 72 इनडायरेक्ट इंडस्ट्रियां कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से चलना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे, जब आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में जाएंगे तो लोगों की जो लाइवलीहुड है वो कितनी बढ़ जाएगी। मैं किराए के घर पे रहता हूं तो मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं जितना किराया देता हूं उतनी मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो लोगों के अंदर एक खुशी का इजहार, एक मेंटल सूटेबिलिटी उनकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसको हम लाइवलीहुड कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मुल्क में, किसी सोसाइटी में। और दुनिया में हैप्पीनेस की मिनिस्ट्रीज बन गई हैं। ही इज मिनिस्टर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो वो इसलिए कि आपने वो मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं, या वो आदतें, या वो कल्चर, या वो गैजेट्स, वो टूल्स कि जिससे हैप्पीनेस हो। अभी इस्लामाबाद में ये कोविड की वजह से चूंकि रोड्स खाली पड़े हैं, बहुत सारे इलाके तो सील किए हुए इस्लामाबाद के, तो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सड़कों पे साइकिलिंग होती है। जिसके पास साइकिल है वो सुबह साइकिलिंग कर रहा होता है। मेरा बेटा जो है वो 26 किलोमीटर का एक राउंड लगा के आता है सुबह अपने टीममेट्स के साथ, I8 से फैसल मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, और फिर वो कन्वेंशन सेंटर, और वहाँ से सीधा रावल डैम चौक से फैजाबाद से वापस। तो ये कुछ 26 किलोमीटर का एक राउंड बनता है। हैप्पीनेस, आप अपने पूरे कल्चर को चेंज कर रहे हैं। फिर आपने एनवायरनमेंट को अगर ठीक करना है तो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर मॉडिफिकेशंस लानी है। जो गालिबन आतिफ साहब का सवाल था कि जी हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो डिसरप्शन लेके आनी है आपने इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन की जो दीवारें हैं बाहर की, उसको वैक्यूम के साथ आपने बनाना है कि दरमियान में उसके वैक्यूम रहे। बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर, ग्लास लगाने में तो आपको आएगा, लेकिन दीवारों से भी तो गर्मी अंदर आती है ना। और जो दीवारें तप जाती हैं वो अंदर टेम्परेचर ट्रांसफर करती रहती हैं पूरी रात, आप बगैर एसी के सो नहीं सकते। जबकि अगर आप गिलाफी दीवारें बना लेते हैं, बीच में वैक्यूम छोड़ देते हैं, तो आपको नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की या सिविल इंजीनियरिंग की, मटेरियल्स मैनेजमेंट की, वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक हो गया, डिसरप्शन आ गई। डिजाइन थिंकिंग में मैंने 1980 में एक पोल्ट्री फार्म बनाना था, मेरा वो पहला वेंचर था एफएससी के बाद। तो मैं यहाँ पोल्ट्री इंस्टीट्यूट गया तो उन्होंने मुझे पोल्ट्री का शेड बनाने का जियोग्राफिकल फार्मूला बताया कि जी आपने नॉर्थ साउथ लेंथ रखनी है उसकी, ताकि ईस्ट वेस्ट आपको जो हवा चलती है उससे आपके दोनों तरफ में शिद्दत ना आए। आपके शेड में सर्दियों और गर्मियों में आपके जो चूजे हैं या मुर्गियां हैं, लेयर है या ब्रायलर है, उनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह करनी है कि ना ज्यादा गर्मी लगे उनको, ना ज्यादा सर्दी लगे, ठीक है ना। तो डिजाइन, आपका जो डिजाइन थिंकिंग है वो आपका डिजाइन कंस्ट्रक्शन में भी आएगा। उस एंगल से आपने इसको देखना है। अब आपने हेल्थ केयर के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन पे बात करनी है, उसके उसके डेवलपमेंट पे बात करनी है।
अभी भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है करोड़ से ज़्यादा लोगों के, बल्कि उससे भी ज़्यादा घरों की ज़रूरत है। ठीक है ना, 50 लाख का गवर्नमेंट ने वादा किया था, अभी तक एक भी नहीं बना। काम हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, कागज़ों पे बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रायरिटीज़ फ़र्क हैं, मेंटालिटी बिजनेस की नहीं है लोगों की। पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं और उनको एक्सपीरियंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का। फिर वो अभी तक कंटेनर से उतरे नहीं हैं, उन्होंने अभी तक अपने दफ्तर में बैठ के अपनी कुर्सी और मेज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसको भी कंटेनर ही समझते हैं। जितना टाइम आप लोगों के ऊपर बोलने पे लगाते हैं, टॉक शोज में 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप बैठते हैं, उतना अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में बैठ के एक एक चीज को एक एक घंटे में आप एड्रेस करना शुरू कर दें, तो एक एक मरीज हेल्थ केयर मिनिस्ट्री का ठीक होना शुरू हो जाएगा, एक एक हॉस्पिटल ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, ये आपकी डिजाइन थिंकिंग है कि आपने गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल दुनिया में अवेलेबल है वो तो आप लेके आए। आपको कौन मना कर रहा है? आप यहाँ की चीज़ों को स्टडी करते हैं। मिसालें आप इटली की दे रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और बाकी लोग भी, मिसालें आप यूके की दे रहे होते हैं, तो यूके का बेस्ट मॉडल भी तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर लें, आप खुद तो कर लें। मैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर आते हैं पढ़ के बाहर से पीएचडी करके या पोस्ट डॉक करके, मैंने पहले भी एक दिन मेंशन किया था कि वो आके, ताहिर साहब वहाँ बड़ा मजा आता था जी, हम अपनी कॉफी खुद बनाते थे, अपने बर्तन खुद धोते थे, अपने कपड़े खुद। ओ भाई, तो यहाँ कौन मना कर रहा है आपको? आप कम से कम अपने टी बॉय को तो फारिग कर दें, यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में अपनी चाय खुद बनाया करें, जिस तरह वहां आप बनाया करते थे। अपने मेहमान की चाय खुद बनाया करें जिस तरह वहां आप बनाया करते थे। देयर इज नो डिफरेंस। वहां ये है कि आपके पास मजबूरी है, कोई होता नहीं है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ आपके खादिम आपके लिए चाय बना रहे होते हैं और चीजें डेवलप कर रहे होते हैं। सो डिजाइन थिंकिंग और डिस्ट्रप्शन, इन दोनों को आप गूगल कीजिए। इनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं आजकल, इनकी बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये कहूं कि एनर्जी में डिस्ट्रप्शन यहां तक चली जाएगी कि 10 साल के बाद वापदार नहीं होगा। अगर होगा तो सरकारी महकमों को बिजली देने के लिए होगा। घर, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटियां ये अपनी बिजली सोलर से खुद पैदा करेंगे। सोलर इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि अभी अगर वो जितने पैनल के साथ 1 किलोवाट बिजली का पैदा कर रहे हैं, वो उसी पैनल की साइज की जो सोलर प्लेटें होंगी उसके साथ वो 100 किलोवाट पैदा कर रहे होंगे, और ये अगले 5 साल में होने वाला। ठीक है ना? तो जब ये कर लेंगे आप, फिर एनर्जी कंजर्वेशन की बात आएगी। तो मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम की जो बैटरी है उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, निकल मेटल हाइड्राइड से भी ज़्यादा अब एफिशिएंट चीज़ें आगे आ गई हैं। तो वो बैटरियां अब आपकी गाड़ियां भी चलाएंगी, वो आपके घरों को भी बैटरी स्टोरेज में लेके जाएंगी। आप दिन में आप रोशनी सूरज की कैप्चर करके और रात में आप उसको कंज्यूम करेंगे। ये डिस्ट्रप्शन जो है, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये दुनिया में आ चुकी है। आप उसको 20 साल के बाद ऑप्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन इज योर्स। कारें आ चुकी हैं इलेक्ट्रिकल की। आपको जो यहाँ पाकिस्तान में वो हाइब्रिड गाड़ियां भेज रहे हैं, वो हाइब्रिड से मतलब तेल की गाड़ियों से जान छुड़ा रहे हैं अभी से। वहां पे उनकी सिर्फ बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर नहीं है और हर जगह पे उसका वो प्लग लगा हुआ है। आप जाएं, बैटरी चार्ज करें, और 1000 किलोमीटर आपकी बैटरी चार्ज रनिंग करती है इस वक्त जो अवेलेबल है। इस वक्त मार्केट में कमर्शियल गाड़ियां अवेलेबल हैं 1000 किलोमीटर एक बैटरी पे, एक चार्ज पे। तो आप यहाँ से अगर 1000 किलोमीटर जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, मुल्तान चले जाते हैं, तो आपकी एक बैटरी चार्ज, और मुल्तान जाते हुए आप रास्ते में भेरा रुकेंगे, रास्ते में आप लाहौर रुकेंगे, रास्ते में आप शोरकोट रुकेंगे, आधा घंटा आप खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वॉशरूम जाते हैं, प्लग में लगा दें, वो रिचार्ज हो जाएगी दोबारा से। और फास्ट चार्जिंग की चीजें। तो 2 चीजें आपने आज के सेशन में अपने पास नोट रखनी है। अगेन मटेरियल आपने खुद इसको सर्च करना है। डिस्ट्रप्शन नंबर 1, नंबर 2 डिजाइन थिंकिंग। चीजें चेंज होनी है, चीजें टूटनी है, टेक्नोलॉजी बदलनी है। और मैंने एक मकूला आपको सुनाया था ईरान का, जहां जिस शहर में पार्क और ग्राउंड आबाद होते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। ये फिनोमिना अगर ले लें तो आप कितना अच्छा अपनी मिनिस्ट्री ऑफ लाइवलीहुड बना दें, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बना दें, आप लोगों को खुश रखें, आप पार्क बना के दें, लोगों को मिलावट से पाक खुराक डेवलप करके दें, तो आपको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो उधर से मिलावट बढ़ाए जा रहे हैं, इधर से हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं। ना आपके बेड बढ़ रहे हैं, ना डॉक्टर बढ़ रहे हैं, ना वो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एवरेज एज दुनिया में कहाँ अच्छी है, एवरेज हाइट कहाँ अच्छी है, एवरेज सेहत कहाँ अच्छी है, एवरेज औरतों की सेहत कहाँ अच्छी है, ये बेंचमार्क लेके, जो कि अवेलेबल है WHO की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है,
और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं उस पर अवेलेबल हैं, वो लेके आप पाकिस्तान में काम कीजिए, किसी भी एरिया में आप काम कीजिए। उसका पैटर्न ये होगा, उसका फिनोमेना ये होगा, अगर आपने लोगों को पीने का पानी देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं, उसकी कितने 8, 10, 15 मीडियम हैं, उसके अंदर आप काम कीजिए। मेहरान यूनिवर्सिटी में वाटर्स का जो रिसर्च का सेंटर बना है, एडवांस स्टडी सेंटर, यूएसएड के ताउन से, कराची सॉरी पेशावर और यहाँ नस्ट में इस्लामाबाद में इनका जॉइंट सेशन है, जॉइंट सेंटर है एनर्जी की रिसर्च के ऊपर। उनकी बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं वहाँ से इंशाल्लाह। और एग्रीकल्चर का फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडवांस स्टडी सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें मैकेनाइजेशन से लेके, ऑटोमेशन से लेके, डिजिटलाइजेशन से लेके, इंसेक्ट्स की, जैसे अभी ये कोविड कह रहा हूँ, ये टिड्डी दल का हमला हुआ है लोकस का, ये कैसे आपने हैंडल करना है, ये 29 साल पहले भी हमने किया था। तो आपने हर साल रिलीजियसली इसके ऊपर थोड़े थोड़े पैसे आप लगाते, इसके जो अंडे होते हैं, इसके जो आप समझ लें घर बने हुए होते हैं, उनको कैसे तोड़ना है, और उसको आप रिलीजियसली मैनेज करते, आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। तो इन एरियाज में आप कैसे टर्न अराउंड मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, रेलवे के इंजन आप कैसे चेंज करेंगे, रेलवे की बोगियां कैसे चेंज करेंगे, रेलवे का ट्रैक कैसे चेंज करेंगे। ML1 शेख रशीद साहब बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन है, खबर कोई नहीं आ रही। ML1 रेलवे का लग गया तो एक लैंडमार्क पाकिस्तान की रेलवे की हिस्ट्री में चेंज आएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह एविएशन इंडस्ट्री है, इसी तरह मास ट्रांजिट सिस्टम है, किसी भी एरिया में आप जाएंगे वहाँ आपको बहुत सारे डिस्ट्रप्शन और डिज़ाइन थिंकिंग, ये 2 एरियाज के साथ आप अपनी टर्न अराउंड मैनेजमेंट को, कंसल्टिंग मैनेजमेंट को ले जा सकते हैं। हेल्थ केयर में, जैसा एजुकेशन में बड़ी रैपिड चेंज आई है, 3 महीने के अंदर आपका पूरा कल्चर डिजिटल होने जा रहा है। हेल्थ केयर इस वक्त पूरे उरूज पे है, उसके नए नए फैसेट सामने आ रहे हैं। लोग अब कोविड का जो इलाज कर रहे हैं नींबू पानी पी के, विटामिन सी खा के, कैल्शियम खा के, फ्रूट खा के, दूध पी के, अंडे खा के, तो ये अब दवाइयों का अल्टरनेट आ गया है, दवाइयों का नेमुल बदल आ गया है। अगर इतनी बड़ी बुरी बीमारी का इलाज हम बगैर दवाई के कर सकते हैं, तो जो इससे बड़ी छोटी छोटी बीमारियां हैं, हम शुगर का इलाज भी कर सकते हैं दवाइयों से नहीं, खुराक से। तो ये डिस्ट्रप्शन आपने लेके आनी है जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं। जो एकेडमिया के हमारे 5 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जिस जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर अगले 1 साल में इतनी वास्ट चेंज आनी चाहिए। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स आपके, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स आपके, स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट्स आपके, वो डिस्ट्रप्शन पे बेस्ड होने चाहिए, वो आपके डिज़ाइन थिंकिंग पे बेस्ड होने चाहिए। अगले 5 साल और अगले 10 साल में जहाँ दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, वो आपने यहाँ लेके आनी है पाकिस्तान में। और एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज़, ये आपकी ड्राइविंग सीट होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी गवर्नमेंट की तकदीर बदलने के लिए। तो हमने यूनिवर्सिटियों को सिर्फ डिग्रियां छापने की मशीन लगाया हुआ है और बच्चों से फीसें लिए जा रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे वो एंटर करते हैं उसी तरह हम बाहर निकाल देते हैं। इसके ऊपर हमें चेंज करने की ज़रूरत है। टाइम आपका ख़त्म हो गया है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे आपने किसी भी इंडस्ट्री को इनटेक करना है और फिर उसकी डेप्थ में जाके, ट्रक हैं तो ट्रकों की टेक्नोलॉजी में घुस जाएं, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में घुस जाएं, हेल्थ केयर सेक्टर है तो उसमें घुस जाएं, हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें घुस जाएं, यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उसके अंदर चले जाएं। आपने उसके अंदर जाके डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करना है और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके जो तरीके हैं, नए नए तरीके हैं, डिस्ट्रप्शन और डिज़ाइन थिंकिंग, इसके ऊपर आपने काम करना है। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल हुआ है? जी उसके हमने, क्या चांसेस? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस पे कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एड किट्स जो है, या ये जो 1122 की सर्विस है, कुछ जगहों पे अगर कोई दवाई फौरन पहुंचानी है या कोई ऐसी चीज़ जो जा सकती है, वो हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस पे हुआ है, लेकिन अभी चूंकि अगेन हम उस पर वो भी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ परमिशन भी नहीं है ड्रोन्स की, आपको शायद अंदाजा हो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ड्रोन्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि हम पब्लिक में इसको बगैर लाइसेंस के और बगैर परमिशन के नहीं उड़ा सकते। पहले लोग लेके आए थे बहुत सारे टॉयज के तौर पे भी, और हमारे जैसे लोग भी बाहर से लेके आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अब आप ड्रोन्स बगैर परमिशन के नहीं, क्योंकि ये दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल, जैसे अभी हमने इंडिया के 2 ड्रोन जो है ना गिराए हैं,
बहुत बड़े बड़े थे और बड़े पावरफुल उसमें कैमरे लगे हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता हम ये स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं टिड्डी दल के खिलाफ, लो कॉस्ट के खिलाफ। ये जो हमारा बहावलपुर साइड का एरिया है जहाँ पे बहुत वास्ट, उसमें हमने वो बना लिए हैं हैवी ड्यूटी। उसमें वो 10-10 लीटर तक का वो केमिकल लेके और हवा में जाके उसको वो स्प्रेड करते हैं और वापस आ जाते हैं। हम टोपोग्राफिक सर्वे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रोन, लेकिन हेल्थ केयर के लिए अभी उतने नहीं हो रहे। इवन अमेजोन ने तो ड्रोन से डिलीवरी शुरू कर दी है और रोबोट से उन्होंने जो सप्लाई चेन है उसमें स्टोर आपके बड़े बड़े हैं, वेयर हाउस हैं, वो मैनेज होते हैं। तो इंशाल्लाह अगेन जितने हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं 5 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनके जिम्मे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो अब अपने सोचने के अंदाज को चेंज करें, अपने स्टूडेंट का जो माइंड सेट है वो इस लेवल पे लेके आएँ जो हम पिछले 28 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? गवर्नमेंट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है चांसेस इस्तेमाल के, या लाइसेंस इशू करेंगे? जी जी, गवर्नमेंट अपने लेवल पे गवर्नमेंट तो अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में कर रही है। टिड्डी दल वाला जो है वो उसी डिपार्टमेंट को देख रहा है, एक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक और नेशनल लेवल पे फेडरल डिपार्टमेंट है जो उसको देख रहा है। आई एग्री। उसमें हमने ड्रोन के साथ हमने काफ़ी काम पहले भी किया है। हमने जो ज़लज़ला आया था उसमें भी हमने कुछ जगहों पे ड्रोन इस्तेमाल किए थे। हमने ड्रोन का एक बड़ा अच्छा और इस्तेमाल देखा है कि जब ज़लज़ला आता है या कोई इस तरह की आफत आती है तो आपके टावर सारे गिर जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है, आपके टावर ड्रेन हो जाते हैं 2-4-6 घंटे के बाद, यूपीएस खत्म हो जाते हैं, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है टेलीकॉम की वो बंद हो जाती है। तो अब ये है कि एक पावरफुल ड्रोन जो है वो एक उस तरह का ट्रांसमीटर लेके और वहाँ जाके किसी बिल्डिंग की छत पे या उस पे हम छोड़ देते हैं और ड्रॉप करवा देते हैं, और वो फिर हमें 20 घंटे की 30 घंटे की जो है ना वो बैटरी पैक के साथ वो देता है फैसिलिटी इस दौरान में उन लोगों को कम्युनिकेट, जैसे वो हमारे वॉरियर्स काम कर रहे हैं, वो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे जख्मियों को निकालना या उनकी जो तबी इमदाद है या वहाँ तक दवाई पहुँचानी है, कोई मेडिसिन वहाँ फेंकनी है या कोई इंजेक्शंस वहाँ पे ड्रॉप करने हैं, तो वो हमने किए हैं। 2007 के ज़लज़ले में भी हमने किए हैं, उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्वेश्चन तो मेरा शायद ना हो, बट आपकी इतनी ज्यादा मोटिवेशन से इट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स। मुझे लगता है मेरी नींद उड़ गई है। अब मैं बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ कि कब मेरे स्टूडेंट्स हैं वो फारिग हों एग्जाम से, और मैं फटाफट उन आइडियाज जनरेट करूं और उनसे उनको एक ट्रैक प्रोवाइड कर दूं। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस द गाइडलाइंस कि कैसे हम कर सकते हैं। मुझे यूँ लगता है मेरा दिमाग शायद अभी खुलना शुरू हो गया। इंशाल्लाह जी, ये और 2 लफ्ज़ जो है ना ये आप गूगल कीजिएगा, इसके ऊपर किताबें नहीं, इसके ऊपर यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, डिसरप्शन पे और डिज़ाइन थिंकिंग पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आप पिछली किसी कॉन्फ्रेंस की सारी कार्रवाई सुने, यूट्यूब पे इस पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपका दिमाग अभी तो कुछ भी नहीं खुला। आप यकीन कीजिए कि मेरे पास टॉपिक इतने ज़्यादा हैं कि 30 दिन मेरे ख़त्म हो गए हैं, और मैं आपको डिज़ाइन थिंकिंग पे भी आगे ले जाना चाह रहा हूँ, डेप्थ में ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आपके साथ ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पे ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं। ये मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये मोटरवे को रीकारपेट करने के लिए 90% कॉस्ट बचाने का आइडिया दिया था। ये मेरे स्टूडेंट थे और वो कर दिया हमने, और मोटरवे ने उस चीज़ को अब पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिया है, पहले नहीं था ये। ठीक है ना? तो स्काई इज द लिमिट। आप हेल्थ केयर पे मेरे साथ बात कर लें। आप यूनिवर्सिटियों में सिर्फ हेल्थ केयर की कोई दवाई, कोई अस्पताल, कोई बेड नहीं चाहिए मुझे सिर्फ हॉस्पिटल ग्राउंड्स और पार्क ये आप आबाद करवा दें। लोगों को एक्सरसाइज करने का 24 घंटे आपका पार्क इस्तेमाल हो, उसके अंदर लाइट्स ऐसी लगी हुई हों कि रात को 2 बजे किसी ने एक्सरसाइज करनी है तो वो चला जाए, वॉक कर ले, सुबह अर्ली मॉर्निंग कर ले, धूप में कर ले, जिस वक्त भी वो करना। आप ये चीजें ले आए। आप सिर्फ फ्रूट और सब्जियों से इलाज करना शुरू कर दें लोगों का। मैं आपके अस्पताल जितने आज हैं इससे ज्यादा एक अस्पताल को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों के अंदर आप सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप करें, वो वाली नहीं जो अभी हम कोविड के लिए डेवलप कर रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन ये मेंटल एबिलिटी जो है ना आपकी, ये भी डेवलप करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियां अगर सिर्फ इस काम के ऊपर एक 1 पॉइंट एजेंडा ले लें कि हमने
पार्क्स और ग्राउंड्स आबाद करने हैं, हॉस्पिटल्स को डिस्करेज करना है, ठीक है ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो डिसरप्शन इतना बड़ा एरिया है कि आप सिर्फ इन 2 चीजों को ले लें और इस पे काम शुरू करते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आपकी एक तरफ और ये 2 टॉपिक आपके जो हैं ये एक तरफ, इंशाल्लाह जी। एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का। अल्लाह हाफिज।